नमस्कार। प्राणायतन आयुर्वेद में मैं डॉक्टर मनीषा दीक्षित आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे पीसीओएस या पीसीओडी। क्या है पीसीओडी? पीसीओडी या पीसीओएस, जिसको हम आजकल बहुतायत में सुनते हैं, ये है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब प्रश्न उठता है कि क्या इस बीमारी का कोई इलाज है या हमें जिंदगी भर कोई ना कोई दवाई लेनी पड़ेगी? तो इसके विषय में मैं कहूँगी कि पीसीओएस आंसर इज ओनली आयुर्वेदा। आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपनी डाइट को, अपने स्लीप पैटर्न को और फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ा करके पीसीओएस को काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। पीसीओएस के विषय में सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसके कारण क्या हैं। किन सिम्टम्स के आधार पे आप ये पहचान पाएंगे कि पीसीओएस उस व्यक्ति को है या नहीं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो इसकी प्रिवेलेंस है वो आजकल जो लड़कियां हैं जिनकी लगभग एज होती है 20 से 30 साल के बीच में, जो उनकी स्पेशली चाइल्ड बियरिंग एज है, उस समय पीसीओएस की प्रॉब्लम बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इस पीसीओएस को ख़त्म करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने हैं, उसके विषय में हम आपको आज कुछ घरेलू उपाय, कुछ नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक और एक्सरसाइजेस, सबके विषय में आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या लक्षण हो उस व्यक्ति के अंदर जिससे कि आप समझ पाएँ कि इसको कहीं पीसीओएस की प्रॉब्लम तो नहीं है। नॉर्मली जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के जो रोगी होते हैं, उन रोगियों में हमें सबसे पहला सिम्टम मिलता है इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। दूसरा, अधिकतर हमें देखने को मिलता है कई बार बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया होता है या फिर फेशियल हेयर्स होते हैं, और यदि हम कोई इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं तो उसमें उनका हार्मोनल लेवल अप एंड डाउन होता है। साथ में अल्ट्रासाउंड कराने पर आपको जो हमारी नॉर्मल ओवरीज का स्ट्रक्चर है उससे स्ट्रक्चर में डिफरेंस पता चलता है कि जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं उनमें हमारी पेरिफेरी पर कई छोटी छोटी सिस्ट दिखाई देती हैं। अब क्या है ये सिस्ट? सिस्ट एक तरीके का एबनॉर्मल सैक हम मानते हैं, जिसमें इधर या तो कोई गैस हो सकती है, कोई फ्लूइड हो सकता है या फिर कोई सेमी सॉलिड मटेरियल हो सकता है। वो सिस्ट जब ओवरी में बहुतायत में पाई जाती हैं और हमें उस रोगी के अंदर कई सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तब हम कहते हैं इसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसके अलावा जो हमारे रोगी होते हैं, ये उनमें और क्या क्या लक्षण मिलते हैं। ऐसे रोगियों में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और ग्लूकोज टॉलरेंस भी कम हो जाती है। यही कारण है कि ऐसे रोगी जिनमें ग्लूकोज टॉलरेंस लेवल कम हो जाता है वो डायबिटीज़ के शिकार भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। साथ में उनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ओवरवेट होने के कारण उनमें और दूसरी बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा जिन लोगों में वेट गेन की प्रॉब्लम नहीं होती है उनमें कई बार वॉइस में हैवीनेस आ जाती है, क्योंकि इस बीमारी में हमारे जो मेल सेक्स हार्मोन्स हैं, जिनको हम एंड्रोजन्स कहते हैं, वो अधिक मात्रा में इंक्रीज होने लगते हैं। इसके साथ साथ कुछ लोगों में स्किन में डार्क पैचेस मिलते हैं, कुछ में एक्ने की प्रॉब्लम मिलती है और कुछ लोगों में तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो लोग साइकोलॉजिकली बड़े परेशान होते हैं कि बार बार हमें इर्रेगुलर मेंसेस की प्रॉब्लम हो रही है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमारा जो आयुर्वेद है, जो वात पित्त कफ पर आधारित है, वो क्या कहता है कि नॉर्मली ये जो पीसीओएस की प्रॉब्लम है वो तभी होती है जब वात पित्त के ऊपर कफ का आवरण आ जाता है। कफ से आवृत होने के कारण ही ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके पैसेज को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है? उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाना, उस पैसेज को क्लियर करना। और जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर होगी, जब आपकी एग फॉर्मेशन प्रॉपर होगी, तब जो
कंसेप्शन में लोगों को प्रॉब्लम आती है या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है वो भी डिसॉल्व हो जाएगी। तो उसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये जितनी भी समस्या है ये बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती है। तो जो हमारे आयुर्वेद के त्रय उपस्तंभ हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, हम सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत करेंगे कि आप डाइट में अपनी किस तरीके से इन चीज़ों को इंक्लूड करें, क्या क्या चीज़ें अपनी भोजन में चेंज करें जिससे कि आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम हो ही ना, और यदि है भी तो वो प्रॉब्लम आपकी समाप्त हो जाए। सबसे पहली बात, चूँकि इसमें अधिकतर वेट गेन होता है तो आप लो फैट डाइट लें। स्पेशली आप मिल्क यदि इस्तेमाल कर रहे हैं तो लो फैट मिल्क लें, और उसमें आप जिंजर डाल सकते हैं और साथ में चौथाई चम्मच टर्मरिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि टर्मरिक हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटी इन्फेक्शन को दूर करने वाली है। दूसरा जो जिंजर है हमारा, वो कफ का नाश करने वाला है, तो हमारे कफ के आवरण को वो खत्म करेगा। नॉर्मली क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा कैसे होता है, इस विषय में हम चर्चा कर लें। क्योंकि जो मोटे लोग होते हैं उनमें बहुत जल्दी थकान हो जाती है, और जैसी थकान होती है उनको भूख लगती है। जैसे ही वो भूख उनको प्रतीत होती है वो कुछ ना कुछ खा लेते हैं। जैसे ही हम कुछ चीज़ खाते हैं तो खाने से क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। और जब इंसुलिन रिलीज़ होता है तो हमारी जो पीसीओएस की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, वो उस भोजन को शुगर में स्टोर ना करके उसको फैट के फॉर्म में स्टोर कर देती है। तो ये एक विशियस साइकिल बन जाती है कि जब हमें भूख लगती है हम भोजन करते हैं, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वो भोजन शुगर में कन्वर्ट ना हो करके फैट की फॉर्म में हमारा कन्वर्ट होता जाता है और हमारा मोटापा बढ़ता चला जाता है। तो दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, इस कंडीशन को हमें रोकने के लिए हमें बार बार मंचिंग नहीं करनी है। कभी भी आप कोशिश करें कि डीप फ्राइड फूड ना लें, साथ में आप बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट वाली फूड ना लें, जैसे कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं या फिर आप प्रिजर्वेटिव वाले जूसेस हैं। ये चीज़ें आपकी वेट भी गेन करेंगी और साथ में आपको स्किन प्रॉब्लम्स भी करेंगी। तो आपको यदि एक्ने से बचे रहना है और साथ में यदि आपको पीसीओएस से भी दूर रहना है तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। इसके साथ और आप क्या कर सकते हैं, अपनी डाइट में आप होल ग्रेन इस्तेमाल करें, लेग्यूम्स लें, साथ में आप टोमेटोज़ ले सकते हैं और ब्रोकली को भी अपने भोजन में इंक्लूड कर सकते हैं। स्पिनच लें क्योंकि ये आयरन रिच फूड है। साथ में मैग्नीशियम रिच फूड को लें, जैसे कि आपके आमंड्स हैं, और इसके अलावा आप दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, जैसे पिस्ताचियो, पाइन नट्स और वॉलनट्स। मैंने यहाँ पर कैश्यू नट्स का नाम नहीं लिया है क्योंकि काजू जो है वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, लेकिन जो हमारे दूसरे ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे कि पिस्ता है, बादाम है, चिलगोजा है, अखरोट है, ये आपके शरीर में जो आपके हार्मोन लेवल है उसको कंट्रोल रखता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। इसीलिए कहा गया है कि आप इस तरीके के एक मुट्ठी के लगभग ड्राई फ्रूट्स को यदि रोज़ लेते हैं तो आप हेल्दी रह सकते हैं। इसके विषय में हमने अपने वीडियो में, जिसमें हमने 15 सुपर फूड्स बताए हैं, उनमें इनके सारे कंपोजिशन के बारे में बताया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फिर बात आती है फ्रूट्स की। फ्रूट्स यदि आपको लेने हैं तो आप अपनी फ्रूट्स में ग्रेप्स को इंक्लूड कर सकते हैं, आप बेरीज़ ले सकते हैं, इधर या वो ब्लूबेरीज़ हों या ब्लैकबेरीज़ हों। और यदि आपको भोजन में ऑयल का इस्तेमाल करना है तो आप स्पेशली कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों ही ऑयल, इसमें आपके अनसैचुरेटेड फैट्स कम मात्रा में हैं और आपके शरीर के लिए ये अच्छे रहेंगे, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर बात आती है कि हम और क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं पीसीओएस को लेकर के। तो इसके लिए मैं कहूँगी कि आप करेला और आंवले का प्रयोग करें, क्योंकि करेला हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और आंवला भी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसके साथ लें मेथी और तुलसी।
मेथी और तुलसी ये हमारे इंसुलिन लेवल को मेंटेन रखते हैं। जिन लोगों में PCOS का कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उनके लिए मेथी और तुलसी का प्रयोग बहुत अच्छा रहेगा। मेथी को आप 1 चम्मच मेथी को आप भिगो के रख लें और सुबह जो उसका फूला हुआ मेथी दाना है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 या 2 पत्ते आप रोज़ सुबह सुबह खाली पेट तुलसी के ले सकते हैं, जिससे कि आपका इंसुलिन लेवल मेंटेन रहेगा। इसके साथ साथ यदि हम कुछ घरेलू औषधियों की बात करें कि आप सिंपली अपने हार्मोन लेवल को मेंटेन करने के लिए, तो आप उसके लिए अश्वगंधा चूर्ण ले सकते हैं डेली आधा चम्मच सुबह शाम। इसके साथ आप शतावरी का चूर्ण ले सकते हैं आधा चम्मच सुबह शाम। इसको आप दूध के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि दूध आपके शरीर में जो आप लो फैट मिल्क ले रहे हैं वो भी आपके शरीर के लिए लाभदायक है, और साथ में आप अश्वगंधा और शतावरी लेते हैं तो वो आपके हार्मोनल लेवल को ठीक करेगा। इसके अलावा आप मुलेठी का चूर्ण भी साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो अल्कलॉइड्स हैं वो हमारे जो ओवरीज के अंदर सिस्ट बन रही हैं उनको बनने से प्रिवेंट करता है। तो आप इन चूर्ण का डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। भोजन में आप सोया प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि आप सोया मिल्क बहुत ज़्यादा आ रहा है मार्केट में, या सोया पनीर भी आ रहा है, साथ में आप सोयाबीन का दाना है या सोयाबीन आटा है, इन चीज़ों को भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि सोया प्रोडक्ट्स ये माने जाते हैं कि हमारे शरीर में ईस्ट्रोजन को मेंटेन रखते हैं, और उसके इक्वलेंट ही हम इसको मानते हैं कि ये ईस्ट्रोजन लेवल को हमारे बढ़ा करके रखते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जो एक्सरसाइजेज हैं, तो एक्सरसाइज के विषय में हम ये कहेंगे कि सबसे ज़्यादा बढ़िया है कि आप कुछ वॉकिंग के साथ प्राणायाम जरूर करें, और स्पेशली इसके लिए हम कहेंगे कि कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम। कपालभाति कम से कम आप 300 से 400 बार तक कर सकते हैं, और अनुलोम विलोम व्यायाम भी आप 50 बार तक कर सकते हैं। उसको आप ब्रेक कर करके सुबह दोपहर शाम इस तरीके से 2-3 टुकड़ों में कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों व्यायाम आपकी नाड़ी का शोधन करते हैं और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते हैं। तो जो लोगों में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली प्राइमरी इनफर्टिलिटी के, जिन्होंने कभी कंसीव ही नहीं करा है, उन लोगों में इन प्राणायाम के बाद काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। इसके अलावा आप सूर्य नमस्कार करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लाभदायक होगा। तो यदि आप लगभग 10-11 राउंड सूर्य नमस्कार साथ में कपालभाति और अनुलोम विलोम करते हैं, तो ये बहुत जल्दी आपके PCOS को ठीक करेगा। अब बात आती है कि एक हम बहुत ज़्यादा नाम सुन रहे हैं, सीड रोटेशन थेरेपी। कुछ लोग कहते हैं कि आप ये विभिन्न प्रकार के सीड्स का इस्तेमाल करें, और इन सीड का इस्तेमाल करने से आपका PCOS बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? तो मैं ये कहूँगी कि सीड्स चूँकि हमारे हार्मोन्स के लेवल को स्टेबल बनाते हैं, तो आप इंक्लूड कर सकते हैं इसे अपनी डाइट में, लेकिन जहाँ आपको यदि ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वहाँ आपको डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करना चाहिए। तो किस तरीके से आप सीड रोटेशन थेरेपी लें, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लें। देखिए, हमारी जो साइकिल है वो होती है 28 डेज़ की, तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, फर्स्ट 14 डेज़ और नेक्स्ट 14 डेज़। तो जो हमारे फर्स्ट 14 डेज़ हैं उनमें आप फ्लैक्स सीड और पंपकिन सीड का इस्तेमाल करें। आप क्या कर सकते हैं कि दोनों की 1-1 टेबल स्पून लें। 1 टेबल स्पून आपने फ्लैक्स सीड लिए और 1 टेबल स्पून आपने पंपकिन सीड लिए। आप सारे सीड्स को एक बार में दरदरा पीस के रख लें और उसको फ्रीज़र में डाल सकते हैं, क्योंकि इन सीड्स के अंदर ऑयल होता है, और आप इसको यदि बाहर रखेंगे, कूल प्लेस पे नहीं रखेंगे, तो ऑयल इनका बाहर निकल आएगा और आपको खाने में असुविधा होगी। यदि आप इसको दरदरा पीसते हैं तो एक तो ऑयल प्रॉपरली बाहर नहीं निकलेगा, और आप इजीली इसको किसी भी अपनी डिश के संग स्प्रिंकल करके आप सैलेड के साथ, अपने
कोई सब्ज़ी के साथ, या फिर आप इसको सीधे गर्म पानी के साथ भी खा सकते हैं। तो इसमें आप क्या करना है आपको कि जो शुरुआत की आपकी साइकिल है फर्स्ट 14 डेज़ की, उसमें आप 1-1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स और पम्पकिन सीड्स का यूज़ करें, क्योंकि ये जो हमारे फ्लैक्स सीड्स होते हैं ये ईस्ट्रोजन लेवल को घटाते बढ़ाते हैं। जहाँ घटाने की ज़रूरत है वहाँ घटाएंगे, जहाँ बढ़ाने की ज़रूरत है वहाँ बढ़ाएंगे। और जो हमारे पम्पकिन सीड्स हैं वो हमारी जो नेक्स्ट साइकिल है जिसमें हमें ज़रूरत होती है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की, वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को निकलने में सहायक होते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट फेज़ है जिसे हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज़, उसमें आपको ये लेना है। और जो हमारी सेकेंड फेज़ है जिसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज़, उसमें आपको दूसरे 2 सीड्स लेने हैं जिनको हम बोलते हैं सनफ्लावर सीड और सेसमे सीड। तो इनको भी उसी तरह से हमें 1-1 टेबल स्पून लेना है। और जो हमारे सनफ्लावर सीड्स हैं वो भी हमारे स्पेशली जो है वो जिंक उसमें बहुत ज़्यादा होता है, सेलेनियम होता है। और जो हमारे सेसमे सीड्स हैं वो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। तिल का वर्णन तो आयुर्वेद में भी बहुत अधिक उपयोगी माना गया है तिल को, और इसके जो गुण हैं वो अत्यधिक हैं। तो आप इन दोनों सीड्स को जो दूसरा पार्ट है हमारा पीरियड्स का उसमें इस्तेमाल करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि जिन लोगों में इरेगुलर मेंसेस हैं वो कैसे मानेंगे कि भाई हम कौन से टाइम में ये वाले सीड्स खाएं, कौन से टाइम में ये वाले सीड्स खाएं। तो उन लोगों के लिए मैं एक सरल विधि बताती हूँ कि क्योंकि कोई भी आप डाइट कंट्रोल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और या कोई सीड थेरेपी करते हैं, या कोई आप आयुर्वेदिक थेरेपी करते हैं, तो आपको वेट तो करना ही पड़ेगा। इसमें आप मान के चलिए कि कम से कम 3 से 6 महीने आपको लग करके कोई भी चिकित्सा लेनी पड़ेगी, तभी आपकी वो साइकिल रेगुलर हो पाएंगी और रिजल्ट्स डेफिनेटली आएंगे, इसकी आप चिंता ही ना करें। इसमें क्या करना है आपको कि आप ये माने इसको जो हमारी न्यू मून और फुल मून का हमारा जो सिस्टम होता है जो साइकिल का, उस तरीके से आप इनको ले सकते हैं। आप ये मान के चलें कि जैसे आपने पहले 14 दिन, तो जो हमारी अमावस्या से लेके पूर्णिमासी तक की तिथि है जिसे हम कहेंगे न्यू मून से फुल मून तक का टाइम है, उसमें आप फर्स्ट पार्ट के सीड्स लें और फिर दूसरे पार्ट के सीड्स आप फिर फुल मून से न्यू मून तक के बीच में लें। तो इस तरीके से जो भी आपकी साइकिल है वो आप रोटेशन करते रहें इन सीड्स का, ऑटोमेटिकली 2-3 साइकिल्स के बाद आपकी बॉडी में वो हार्मोन लेवल प्रॉपर हो जाएगा और आपके पीरियड्स स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ हम जो आयुर्वेदिक चिकित्सा की बात करें तो आयुर्वेद में हम नॉर्मली वमन, विरेचन और वस्ती, इन पंचकर्म चिकित्साओं का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वमन जो हम कराते हैं जिसे हम इमेसिस बोलते हैं वो हमारी कफ की वृद्धि को कम करती है, कफ के आवरण को ख़त्म करती है। और विरेचन हमारे शरीर में पित्त को साम्यावस्था में लाता है। विरेचन का मतलब पर्गेशन। और जो हमारी वस्ती या एनिमा थेरेपी है वो हमारे शरीर से वात को कंट्रोल करती है। तो ये जब हम चिकित्सा पेशेंट को देते हैं, स्पेशली जो वस्ती चिकित्सा होती है या एनिमा देते हैं, उसमें जो मोटे लोग हैं उनको हम लेखन वस्ती का प्रयोग करते हैं, या कई पेशेंट्स में जहाँ इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वहाँ हम उत्तर वस्ती का प्रयोग करते हैं। तो ये चिकित्सा बहुत कारगर रहती हैं और एक ही साइकिल की ट्रीटमेंट के बाद कई बार पेशेंट जो है वो कंसीव कर जाता है। तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी की यदि किसी को प्रॉब्लम है, जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, वो इस आयुर्वेदिक चिकित्सा को ट्राई कर सकते हैं। आपके आसपास जो भी चिकित्सक हो आप उससे परामर्श ले लें, और आप चाहें तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। साथ में आप हमारी वेबसाइट पे हमें देख सकते हैं और हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। दूसरी जो आयुर्वेद में विभिन्न प्रकार की औषधियों का वर्णन किया गया है, जैसे कुछ औषधियाँ हैं कि रजा प्रवर्तनी वटी का प्रयोग करते हैं हम, सुकुमार कषाय लेते हैं, महायोगराज गुगलू का प्रयोग करते हैं, या जो लेखन
वस्ती का प्रयोग करते हैं, साथ में अन्य वस्तियों के लिए हम एरंड तेल का प्रयोग करते हैं। तो इन सब चिकित्साओं का भी आप रोगी की प्रकृति के अनुरूप और उसके जो हमारे सिम्टम्स हैं, उसका जो हार्मोनल लेवल है, जो उसके इन्वेस्टिगेशन है, उसके आधार पे उनको प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बात अपने मन से निकाल दें कि PCOS में हम केवल हार्मोन्स को लेकर के ही अपनी साइकिल को रेगुलर कर सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है, आप केवल अपनी डाइट पे ध्यान दें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं और साथ में आप आयुर्वेदिक चिकित्सा लें। मैं श्योर हूँ कि आप अपने PCOS से बहुत जल्दी छुटकारा पा जाएंगे और ये कोई समस्या नहीं होगी।